नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना सरोही। मेरे साथ रत्नेश जी विदेश मामलों के जानकार हैं और हम बात करने वाले हैं यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच होने वाली डिफेंस डील को लेकर। जी हां, अगले हफ्ते ये डिफेंस डील होने वाली है क्योंकि यूरोपीय यूनियन की ओर से इस बात को लेकर सहमति जता दी गई है। एक बाकायदा डेलीगेशन नई दिल्ली पहुंचेगा और इस पर चर्चा होगी। सर, ग्राउंड पर कितना बड़ा ये स्ट्रेटेजिक कदम है भारत के लिए? वंदना जी, देखिए, भारत के लिए एक ऐसा दौर है जब वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के ओर अग्रसर है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जहाँ से ये बातें उठ रही हैं कि इसके बाद यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन और उनकी विदेश नीति की प्रमुख का भारत में दौरा होगा, वहाँ भी ये बातें बड़ी तेज़ी से चल रही हैं कि भारत किस तरह एक तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आज जब पूरी दुनिया में अनिश्चितता का दौर बना हुआ है, चाहे आप प्रेसिडेंट ट्रंप के कदम देखें या और भी देशों के, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक मूव है, जहां ना सिर्फ आर्थिक मोर्चों पर और भी तमाम स्तर पे, और सबसे बड़ी चीज़ की डिफेंस डील। यूरोपियन यूनियन में जितने देश आते हैं वो पूरे यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब काजा कलास ये कह रही हैं, वहाँ से वक्तव्य आ रहे हैं कि वो अगले महीने जब भारत का दौरा करेंगी, भारत के तमाम मंत्रालय के सदस्य रिप्रेजेंटेटिव्स और मंत्री उनसे मिलेंगे, बातचीत होगी, इस डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ऐसे समय में जब और वेस्टर्न कंट्रीज, जिसमें अमेरिका है, यूरोप के और देश हैं, वो भारत से बड़ी ही रुखाई से पेश आ रहे हैं, जिसमें अमेरिका प्रमुख है। जिस तरह से टैरिफ्स लग रहे हैं, जिस तरह से और चीज़ें हो रही हैं, ऐसे में ये यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन और विदेश नीति की प्रमुख का भारत दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम बता भी देते हैं कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर भारत आ रहे हैं। 26 जनवरी को बतौर चीफ गेस्ट वो यहाँ पर शिरकत करेंगे और 27 जनवरी को शिखर सम्मेलन होगा, उसमें ये डील होगी। जी, ये उसी सम्मेलन में ये डील होगी और बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए मैं इसके कारण में जाता हूँ कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। आज देखिए, सारे देश जो भारत की उपलब्धियों से चिंतित हैं या कंपटीशन रखते हैं, उसमें चाइना भी है, अमेरिका भी अब शामिल हो गया है, हालांकि अपने मित्र देशों के लिए उसने नरमी का रुख अपनाया है। ऐसे में उन्हीं मित्र देशों से भारत की ये डील अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो ना सिर्फ सेंसिटिव है, जिसमें डील करने से ज़्यादातर देश हिचकते हैं, और जब डिफेंस के लेवल पे बात होती है तो इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे विपरीत समय में जब आर्थिक अनिश्चितता का दौर बना हुआ है, और डिफेंस सेक्टर में भी आप देखिए जिस तरह से अब चारों तरफ दुनिया में युद्ध का माहौल बना हुआ है, उसमें डिफेंस डील करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 2030 की जिस एजेंडे की बात करी आपने की, वो एक डेवलपमेंटल ग्रोथ का, म्यूचुअल ग्रोथ का एजेंडा है, जिसमें यूरोपियन यूनियन के देश भारत के साथ एक समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करना चाहते हैं। देखिए, एक किसी प्लेटफॉर्म पे हम आप दोनों लोग चर्चा कर रहे थे कि आज ऐसे समय में जब और देश एक दूसरे की तरफ विरोधी भावना से देखते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक अपने आप पे स्टेट्समैन बन चुके हैं। वो जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ वहाँ से हासिल करके आते हैं, कोई डील करके आते हैं, कोई समझौता करके आते हैं। इसीलिए आपने देखिए उनके कद की वजह से, वैश्विक बिरादरी में उनके बढ़ते कद की वजह से ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े बड़े देशों को दरकिनार करते हुए उन्हें गजा पीस बोर्ड में न्योता दिया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की भी, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जिसमें ट्रेड के अलावा जैसे हमने चर्चा किया, डिफेंस डील बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, और क्योंकि खुद यूरोपीय यूनियन की ओर से कहा भी गया है कि भारत उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और भारत जिस तरीके से अब आगे बढ़ा है और आने वाले वक्त में, क्योंकि 2047 का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं कि विकसित राष्ट्र बनाना है, उस दिशा में तमाम व्यापारिक समझौते अलग अलग देशों के साथ हो रहे हैं, ये कदम भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसका जो असर है भारत चीन और भारत पाकिस्तान के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति पर क्या होने वाला है?
देखिए, एक कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री का ग्लोबल साउथ का। ये कई सारे लीडर्स ने मिलकर डिसाइड किया है, जिसको हम पहले साउथ एशिया कहते थे, जिसमें सार्क कंट्रीज आती थी। वो कॉन्सेप्ट कहीं पीछे छूट गया है और अब एक ग्लोबल साउथ का एक नया प्लेटफॉर्म बना है और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बना है। इसमें आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब आर्थिक अनिश्चितता सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी देश के लिए। और आप देखिए, आर्थिक अनिश्चितता से ही हमारा इसलिए हमें पैदा हो रही है दुनिया में, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से पूरी दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध का माहौल बना हुआ है, जिससे आर्थिक अनिश्चितता हर सेक्टर में एक अनिश्चितता आती है, चाहे वो जॉब सेक्टर हो, चाहे वो सर्विसेज हो, किसी भी जगह। और ये बहुत ही निर्णायक दौर होता है जब आपको फूंक फूंक कर कदम रखना होता है। ऐसे में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, ये सब एक विजनरी अप्रोच है प्रधानमंत्री मोदी के। और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी का कि उनके पास एक विज़न है, जिस विज़न पर वो चल रहे हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हो रही ये ट्रेड और डिफेंस डील उसी का हिस्सा है, और जो 2030 का ग्रोथ डेवलपमेंट एजेंडा है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, वो भी इसी विजन का एक हिस्सा है, जिसको वो कहते हैं 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। जी, 2 सवाल है सर। एक तो साइबर सुरक्षा को लेकर या फिर समुद्री सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा ये रणनीतिक कदम है, उससे कितना लाभ होगा, और जो यूरोपीय यूनियन के सहयोग भारत के साथ बढ़ेगा तो जो बाकी मित्र देश हो, चाहे अमेरिका हो चाहे दूसरे देश हो, तो उन पर क्या असर होगा, उनके रिश्तों पर? देखिए, भारत की एक ऐसी नीति है, 2004-05 के आसपास जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका में राष्ट्रपति थे, तो हमारी एक डील हुई थी जिसे हम सिविलियन न्यूक्लियर डील कहते हैं। उस डील की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते बड़े अच्छे होने शुरू हो गए थे। उसके पहले भारत को काउंटर करने के लिए, पावर बैलेंस करने के लिए अमेरिका हमेशा से ही पाकिस्तान को अपना मित्र बनाता रहा था। लेकिन 2003-04 में जब ये डील हुई जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय में, तब से भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, और वो रिश्ते अच्छे अभी भी बने हुए हैं, कुछ एक मौक़ों पर छोड़कर। जैसे टैरिफ की बात कर लीजिए या प्रेसिडेंट ट्रंप के सेकेंड टर्म की बात कर लीजिए। ऐसे में यूरोपियन यूनियन से भी प्रेसिडेंट ट्रंप का एक खिंचाव बना हुआ था, लेकिन अब कल के वक्तव्य के बाद उन्होंने कह दिया है कि 10% टैरिफ वो यूरोपियन देशों पर नहीं लगाएंगे, और ज़्यादातर देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, साझे हित हैं, साझे बिजनेसेज हैं, साझे डिफेंस हैं। यहाँ तक कि नेटो के जितने भी देश हैं उसमें यूरोप के लगभग सारे देश हैं। वो ये कहते हैं कि अगर एक देश पे आक्रमण किया गया तो दूसरे देश पर भी आक्रमण माना जाएगा। इसी यूरोपियन यूनियन से, जो ज़्यादातर जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज हैं, भारत की ये डील जो 26-27 जनवरी को चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और विदेश नीति की प्रमुख भारत आ रहे हैं सब, ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कदम है। आपने साइबर सुरक्षा की बात की। देखिए, आजकल हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, और साइबर सुरक्षा हमारा सब कुछ हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे या ई सिस्टम पर डिपेंडेंट है। हमारी बैंकिंग प्रणाली, हमारी आंतरिक सुरक्षा, हमारी बाह्य सुरक्षा, हमारा डिफेंस सेक्टर, हमारा एजुकेशन सेक्टर, ये सभी हमारे एक तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसमें सबसे सेंसिटिव सेक्टर आता है डिफेंस सेक्टर। ऐसे में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अगर यूरोपियन यूनियन से डील होती है तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैरीटाइम की आपने बात की, तो समुद्री व्यापार आज भी उसी तरह हो रहा है जैसे कई हजार साल पहले होता था। ऐसे में मैरीटाइम सुरक्षा, देखिए, भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। हमारी कोस्ट गार्ड के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारा मैरीटाइम रूट कई देशों से अभी भी एक्टिवेटेड है, वहाँ से व्यापार होता है। मैरीटाइम को हम 2 चीज़ों में बांट सकते हैं। एक तो डिफेंस सेक्टर में, जिसमें हमारी नेवी पूरी मुस्तैदी से जुटी रहती है, और एक ट्रेड में, जिससे हमारा कमर्शियल सेक्टर डील करता है।
कई ज़्यादातर इस्लामिक देशों से हमारा ट्रेड अभी भी सी रूट के जरिए ही होता है। लेकिन देखिए, मैंने जो बात कही, भारत की विदेश नीति इस समय दोराहे पर एक तरह से खड़ी होती हुई लगती है, क्योंकि हमें अपने रूस से भी संबंध बिल्कुल बनाए रखने हैं, जो अमेरिका को नागवार गुजरता है। और जब हम अमेरिका के साथ आगे बढ़ते हैं तो रूस को पसंद नहीं आता। अमेरिका को तो ये भी नहीं पसंद कि चीन के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं। जी बिल्कुल, चीन तो उसका ट्रेड राइवल है ही है। देखिए, आज रूस अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। आज वो पोजीशन जो कभी सोवियत यूनियन की होती थी, वो चाइना ने एक्वायर कर ली है, क्योंकि रूस की मुद्रा भी उतनी मजबूत नहीं है। जो रूबल है, रूस की मुद्रा, वो इतनी मजबूत नहीं है ग्लोबल मार्केट। डिफेंस के क्षेत्र में रूस जी, आगे है, क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइलें जो बनाई उसने भी परेशानी बढ़ाई थी डोनाल्ड ट्रंप की। बिल्कुल, देखिए अभी भी परेशानी बढ़ाई ही है ना। तो गजा पीस बोर्ड में प्रेसिडेंट पुतिन ने अभी हामी भरी है कि वो शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे। यूक्रेन सर्वविदित है, सबको पता है, वो नेटो का एक तरह से सदस्य ना होने के बावजूद भी एक मुखपत्र है। अमेरिका, व्लादिमीर जेलेंस्की कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, और रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ऐसे में ये कि अगर भारत दोनों देशों से डिफेंस के सेक्टर में रूस के अच्छे होने, मजबूत होने के का सबसे बड़ा कारण ये है कि रूस के पास अभी भी बेहतरीन डिफेंस आर्सेनल्स हैं, जो उसने सोवियत यूनियन के टाइम पे बनाए। और जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, तो जैसे एक वंशवाद में होता है, पिता जब नहीं रहता तो बड़ा बेटा जिम्मेदारी संभालता है, उसी तरह जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो जितने CIS कंट्रीज हैं उस पे रूस सबसे बड़ा था। रूस को वो दर्जा मिला, लेकिन जो आर्थिक मोर्चे पर रूस को चोट पहुंची थी, उससे अभी भी रूस पूरी तरह उबर नहीं पाया है। ऐसे में जो चाइना है, उसने सोवियत यूनियन का वही जगह ले ली, क्योंकि दोनों ही समाजवादी साम्यवादी देश हैं, एक ही थैली से निकले हुए हैं। तो चाइना तो अभी भी चैलेंज करता है। बिल्कुल। अब अगर आखिर में हम बात करें कि डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो भारत के लिए 2026 बेहतर होने वाला है, क्योंकि एक तरफ यहाँ डिफेंस डील की बात हम यूरोपीय यूनियन के साथ कर रहे हैं, दूसरी ओर अब डोनाल्ड ट्रंप के भी जो तेवर हैं वो अब नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो ट्रेड डील की बात कर रहे हैं भारत के साथ, जो लंबे समय से अटकी हुई है। वंदना, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसे नहीं है कि वो आइसोलेटेड अमेरिका को करके बहुत ज़्यादा आगे जा पाएंगे। ये बात उनको पता है। यहाँ तक कि आंतरिक स्तर पे भी उनके सीनेटर्स, उन्हें भी बिल पास करवाने पड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ संसद में बिल पास होते हैं, वहाँ भी सीनेटर्स बिल पास करेंगे तभी तो पास होगा। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तभी है जब तक और देश भी किसी न किसी वजह से अमेरिका का समर्थन करें। आज चाइना एक महाशक्ति है। मैं 3 बार चाइना गया, मैंने देखा है छोटे छोटे टाउन्स और कस्बों तक बुलेट ट्रेन उसने पहुंचा दी है। ऐसे में भारत की जगह एक ऐसी जगह है जहां से वो हर मोर्चे पर फ़ायदा ले सकता है। वो अमेरिका से भी अपना अच्छे रिश्ते रख सकता है, क्योंकि भारत के बिना उसका काम चलना नहीं है अमेरिका का, अगर चाइना को काउंटर करना है। पाकिस्तान की ये हैसियत कभी नहीं होगी अगले 40-50 सालों तक कि वो ग्लोबल सेंटर स्टेज पर कोई उसकी बिसात बन सके। वो वक्तव्य देता रहे, कुछ भी करता रहे। आर्थिक रूप से जर्जर हो गया है पाकिस्तान, जिसको सभी भारत का आर्क राइवल मानते हैं या प्रतिद्वंदी मानते हो। प्रतिद्वंदी कहलाने के काबिल नहीं। भारत के सामने इस समय चुनौती चीन की है, उसको कैसे निपटा जाए, इसको देखने के लिए वो रूस और अमेरिका दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन, सेक्रेटरी और विदेश नीति की प्रमुख और प्रतिनिधि मंडल का दौरा भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये डील बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है इस पर, क्योंकि शिखर सम्मेलन के बाद और भी जो एजेंडा है वो क्लियरली साफ हो पाएगा। नजर हमारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।